Hello everyone, welcome to Devradi Pathshala. So today topic of discussion is tRNA. ये मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से लिया हुआ है और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR, गेट, ICMR, DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा. सो लेट्स प्रोसीड. सो गाइस, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको mRNA के बारे में बताया था और उस वीडियो में थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस भी थी, सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ. और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मैसेंजर आरएनए में कैसे क्या होता है. जैसे ये यहाँ पे ये एक mRNA दिया हुआ है, ठीक है. मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन होता है एक, जहाँ पे कि ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, जहाँ से प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाता है. ऐसा नहीं कि mRNA में पूरा कहीं से भी ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं. कहीं एक स्पेसिफिक जगह से होता है जहाँ पे कि स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट होता है. जनरली हमने देखा था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें से AUG से वहाँ पे स्टार्टिंग होती है कोडॉन्स की, राइट. और प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था कि जहाँ पे राइबोसोम बाइंड करता है वहाँ पे कौन सा सीक्वेंस होता है, शाइन डलगानो सीक्वेंस में प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम बाइंड होता है, राइट. जबकि यूकैरियोट्स में कहाँ से बाइंड होता है, तो 5 प्राइम कैप से बाइंड होता है. ये 5 प्राइम कैप है, ठीक है. तो यूकैरियोट्स में 5 प्राइम कैप पे राइबोसोम बाइंड होते हैं और प्रोकैरियोट्स में शाइन डलगानो सीक्वेंस पे राइबोसोम बाइंड होते हैं ताकि वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर सके, ठीक है. ये कन्फ्यूज़न काफ़ी सारे बच्चों को होता है, तो ये इसे आप क्लियर रखें. और यूकैरियोट्स में एक और सीक्वेंस होती है जिन्हें हम कोजैक सीक्वेंस बोलते हैं, राइट. कोजैक सीक्वेंस क्या होती है? उन कोजैक सीक्वेंस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है जिसके बीच में कि स्टार्ट कोडॉन हमारा AUG होता है और वहीं से हमारा क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है, ठीक है. तो यूकैरियोट में जो कोजैक सीक्वेंस होती है वहाँ से हमारा प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होता है, जबकि जो प्रोकैरियोट्स में शाइन डलगानो सीक्वेंस है वहाँ पे राइबोसोम बाइंड करती है, ठीक है. तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा. मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था ऑलरेडी, ठीक है. और ORF मैंने बताया था स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के पहले जितना भी एरिया होता है, जितना भी कोडॉन होते हैं उनको हम ORF बोलते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम बोलते हैं, राइट. स्टॉप कोडॉन को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है. स्टार्ट कोडॉन को करेंगे बट स्टॉप कोडॉन को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है. और एक ORF हमारा स्पेसिफाई करता है एक पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन. तो एक ORF होगा तो एक हमारी प्रोटीन की चेन बनेगी, राइट. आई होप मैं आप लोगों को समझ में आया होगा. मैंने ये लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, मैं आपको अभी रिमाइंड करवा रही हूँ, राइट. नेक्स्ट बात करते हैं. सो आज हम ट्रांसफर आरएनए के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में. tRNA हमारा क्या होता है, राइट. So, tRNA molecules act as adapter between codons and the amino acid they specify. So, tRNA क्या काम करता है? एक अडेप्टर की तरह काम करता है कोडॉन्स और अमीनो एसिड्स के बीच में, ठीक है. कोडॉन्स मैंने आपको बताया था जैसे न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंस होते हैं वो 3-3 के पेयर में उनको हम रीड करते हैं, तो वो कोडॉन्स हो गए. वो जो कोड करेंगे, हर एक कोडॉन एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा. तो ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है हमारा ट्रांसफर आरएनए, राइट. There are many types of tRNA molecule, but each is attached to a specific amino acid and each recognize a particular codon or in the mRNA, ठीक है. So हमारा क्या होता है? रिकॉग्नाइज कौन करता है कोडॉन्स को? देखो, जो tRNA होता है ना वो हर एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है. हर एक अमीनो एसिड का अलग tRNA होता है, राइट. सो ये tRNA ही है जो अमीनो एसिड लेकर आता है. वहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारी ये mRNA की चेन है, ठीक है. ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसमें, ठीक है. सो इसमें जैसे ये 5 प्राइम कैप है, ठीक है. ये न्यूक्लियस से जो है साइटोप्लाज्म में आ गया, यहाँ पे ये पोली ए टेल है इसकी, ठीक है. तो राइबोसोम बाइंड करेगा 5 प्राइम कैप पे, ठीक है. और किसी पर्टिकुलर कोजैक सीक्वेंस से इसका ट्रांसलेशन शुरू होगा, ठीक है, इस mRNA का. तो tRNA जो है वो अमीनो एसिड्स लेकर आएगा, यहाँ से tRNA अमीनो एसिड्स लेकर आएगा और जैसे जैसे उसे कोडॉन्स बनेंगे वो 3-3 के पेयर में रीड करना शुरू करेगा. जो कोडॉन उसे मिलेगा वही tRNA आएगा. जो जिस अमीनो एसिड का कोडॉन होगा वो वाला tRNA आएगा, वो वहाँ पे अटैच होके फिर वो जो है अमीनो एसिड को अटैच करेगा. तो एक तरफ से अमीनो एसिड की चेन बनने लग जाती है और दूसरी तरफ से ये पूरा आगे बढ़ते जाता है और पूरा mRNA को रीड करके देन पूरी हमारी पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाती है, ठीक है. जैसे ही स्टॉप कोडॉन आएगा फिर वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, चेन ब्रेक हो जाएगी और हमें एक पूरा प्रोटीन की चेन हमारी मिल जाएगी, राइट. tRNA molecules are between 75 and 95 nucleotide in length. So length कितनी होती है tRNA की? तो 75 से 95 राइबोन्यूक्लियोटाइड. tRNA हमारा क्या होता है? राइबोन्यूक्लियोटाइड यानी राइबोस और न्यूक्लियोटाइड से बना है, ठीक है.
इसलिए राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइट। All tRNA have certain features in common. First, all tRNA end at the 3' terminus with the sequence of 5' CAA 3', ठीक है। So मैं जब tRNA का स्ट्रक्चर बताऊंगी अभी, तब मैं आपको बताऊंगी कि ये सीक्वेंस कहाँ पे होती है। तो सभी tRNA में देखो कॉमन फीचर्स क्या क्या होता है। पहला फीचर है कि उनका जो 3' टर्मिनस होगा, ठीक है, tRNA का, वहाँ पे एक सीक्वेंस प्रेजेंट होगी 5' CCA सीक्वेंस 3', ठीक है। सो ये सब सारे tRNA में कॉमन है, ठीक है, ये सबके 3' टर्मिनस पे प्रेजेंट होगी, राइट। सेकंड हमारा कॉमन क्या है कि tRNA इज द प्रेजेंस ऑफ सेवरल अनयूजुअल बेसिस इन देयर प्राइमरी स्ट्रक्चर। सो इनमें जो है अनयूजुअल बेसिस होते हैं। जैसे बेसिस हम पढ़ते हैं कि DNA में, RNA में कौन कौन से बेसिस होते हैं। हमारे DNA में और RNA में 4 टाइप के बेसिस होते हैं, ठीक है। बेसिस को हम कैसे बताते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स क्या होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन, एंड पिरिमिडिन्स क्या होते हैं, यूरेसिल, थाइमिन एंड साइटोसिन, ठीक है, जिसमें से यूरेसिल हमारा RNA में प्रेजेंट होता है और थाइमिन हमारा DNA में प्रेजेंट होता है, राइट। ये सब आप आई होप कि आप लोगों को पता होगा ये सब, ठीक है, बेसिक चीज़ें। सो इसमें क्या होता है, tRNA में हमारे नॉर्मल बेसिस तो होंगे ही, लेकिन साथ में कुछ अनयूजुअल बेसिस भी देखे जाते हैं, ठीक है, और ये सारे tRNA में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कॉमन होंगे। जैसे एग्जांपल है हमारा पहला है सूडोयूरिडीन, ठीक है। सूडोयूरिडीन नाम से पता जा रहा है कि यूरिडीन बेस से बना हुआ है, ठीक है। यूरिडीन का कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, तब जाके ये सूडोयूरिडीन बेस बना है। ये डिराइव फ्रॉम यूरिडीन बाय द आइसोमराइजेशन। ये याद रखना कि ये आइसोमराइजेशन से डिराइव किया जाता है यूरिडीन से, राइट। इन विच द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द यूरेसिल बेस to the ribosome is switched from the nitrogen at ring position 1 to the carbon at ring position 5, ठीक है। तो जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर लाई हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। जैसे ये हमारा यूरिडीन का स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा नॉर्मल बेस है, जो हमारे RNA में प्रेजेंट होता है, यूरिडीन, राइट। तो यूरिडीन क्या होता है, यूरिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये नाइट्रोजन पे, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन पे हमारा राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। लेकिन सूडोयूरिडीन में क्या होता है, जो नाइट्रोजन की, जो राइबोस की जो पोजीशन हो जाती है, जो ये शुगर है राइबोस हमारा, तो इसकी पोजीशन शिफ्ट होके 5' कार्बन पे आ जाती है, यानी ये 5' कार्बन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा राइबोस शुगर आ जाएगा, राइट। और किससे शिफ्ट होके, नाइट्रोजन पोजीशन 1 से शिफ्ट होके 5 पोजीशन पे ये आ जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सूडोयूरिडीन, राइट। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, मैंने आपको स्ट्रक्चर के थ्रू बताया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है डाइहाइड्रोयूरिडीन, ठीक है। ये भी यूरिडीन का ही स्ट्रक्चर है, इसको यूरिडीन से मॉडिफाई किया है। इस डिराइव फ्रॉम यूरिडीन, देखो यूरिडीन से है बाय एंजाइमेटिक रिडक्शन। यहाँ पे क्या है, एंजाइमेटिक रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये मेन केमिकल रिएक्शन है, जो कि आई होप आप लोगों को पता हो। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, ठीक है। सो रिडक्शन में क्या होता है, जनरली हाइड्रोजन्स को अटैच किया जाता है, राइट। रिडक्शन से मतलब भी समझ में आ रहा है, ठीक है। of double bond between carbons at the position 5 and 6, ठीक है। The other unusual bases in tRNA are hypoxanthine, thymine, methyl guanine, ठीक है। सो क्या होता है, डाइहाइड्रोयूरिडीन के बारे में पहले समझ लेते हैं। ये हमारा यूरिडीन का स्ट्रक्चर है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि नाइट्रोजन 1 पे राइबोस शुगर प्रेजेंट होगी, राइट। लेकिन डाइहाइड्रोयूरिडीन के केस में क्या होगा, शुगर तो सेम जगह पे है, शुगर में नो शिफ्टिंग, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये डबल बॉन्ड है ना 5 और 6 के बीच में, 5 कार्बन और 6 कार्बन के बीच में, उस डबल बॉन्ड को हटा करके वहाँ पे रिडक्शन कर दिया गया है। रिडक्शन इन द सेंस वहाँ पे हाइड्रोजन्स अटैच कर दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन अटैच कर दिए गए। जब ऐसा किया जाएगा तब हम उसे क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रोयूरिडीन। यहाँ पे डाइहाइड्रो, डाई का मतलब 2, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिए हैं यूरिडीन से। तो आप ऐसे करके इस नेम से याद कर सकते हो, डाइहाइड्रोयूरिडीन। जब आपको कभी स्ट्रक्चर पूछ दिया जाए एग्जाम में, या पूछा जाए कि कौन सा डाइहाइड्रोयूरिडीन है, कौन सा सूडोयूरिडीन है, ठीक है, तो आप उसमें बता सको, ठीक है। तो डाइहाइड्रो, डाई का मतलब 2, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और यूरिडीन में ये डाइहाइड्रोजन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। अदर अनयूजुअल बेसिस जो tRNA में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हाइपोजेंथिन, थाइमिन, मिथाइल गुआनिन, ठीक है, ये और भी अदर बेसिस है। हमने मेनली 2 बेसिस पढ़े, राइट। दीज मॉडिफाइड बेसिस आर नॉट एसेंशियल फॉर tRNA फंक्शन। अच्छा, ये जो है बहुत, ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़रूरी है tRNA के फंक्शन में, लेकिन जिन सेल्स में ये बेसिस प्रेजेंट नहीं होते हैं ना, तो वो उनमें जो ग्रोथ होती है ना, वो बहुत ही रिड्यूस हो जाती है।
इसका मतलब क्या है कि जो ये अनयूजुअल हमारे बेसिस है ना, ये एसेंशियल है, ठीक है, ये ज़रूरी है ताकि टीआरएनए जो है प्रॉपर फंक्शन कर सके, उसके प्रॉपर फंक्शन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अगर इनके बिना भी वो काम करता है लेकिन बहुत स्लो काम करता है टीआरएनए, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना कि स्लो द रिड्यूस द ग्रोथ रेट, ठीक है। इनके बिना काम करेगा लेकिन बहुत स्लो, लेकिन अगर जब ऐसे हमारे मॉडिफाइड बेसिस आएंगे तो हमारा टीआरएनए बहुत ही अच्छे से काम करेगा, राइट। उसका प्रॉपर फंक्शन के लिए ये ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम टीआरएनए का क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द टीआरएनए क्लोवर लीफ is an acceptor stem, 3 stem loops referred to as CU loop, D loop and the anticodon loop and the fourth variable loop. The description of each in the given following. तो मैं इन सबको आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम एक्सेप्टर आर्म पढ़ेंगे। एक्सेप्टर आर्म कहाँ है हमारे, ये हमारा फिगर दिया हुआ है क्लोवर लीफ का, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये टीआरएनए का, क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर पूछा जाए टीआरएनए का तो क्लोवर लीफ, और टर्शरी स्ट्रक्चर पूछा जाए तो एल शेप्ड है। 3D स्ट्रक्चर क्या होता है टीआरएनए का, एल शेप्ड होता है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ, ठीक है। सो हमारा एक्सेप्टर आर्म क्या है, ये वाला है, ठीक है। मैंने आपको भी बताया था लास्ट स्लाइड में कि सारे टीआरएनए में ये बेस कॉमन होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, या 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ेंगे तो CCAS, ठीक है, और 3 प्राइम से पढ़ेंगे तो AAC 5 प्राइम, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है हमारा, ये क्या होता है, सारे टीआरएनए में कॉमन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सेप्टर आर्म में क्या होता है, सो नेम्ड बिकॉज इट इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द अमीनो एसिड। यहीं पे आके क्या करते हैं, अमीनो एसिड अटैच करते हैं, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय पेयरिंग बिटवीन 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड ऑफ द टीआरएनए मॉलिक्यूल। और ये कैसे बनता है, ये देखो यहाँ पे पेयरिंग दिखा रहे हैं ना, 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड ऑफ द टीआरएनए मॉलिक्यूल के बीच में पेयरिंग हो रही है, तो उससे ये बनता है, ठीक है। The 5 prime CCA's 3 prime sequence at the extreme 3 prime end of the molecule in a single strand region that protrudes this double stranded stem, ठीक है। तो ये जो हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम अगर हम पढ़ेंगे, या 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ेंगे, तो CCA जो सीक्वेंस हमारा ये है, तो ये क्या हुआ, ये पेयर से ये आगे आ रखा है, ठीक है, थोड़ा सा आगे आ रखा है ना, तो ये सीक्वेंस यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा होती है, ठीक है, जो कि इस डबल स्टैंडर्ड स्टेम से निकली हुई है। यहाँ पे ये थोड़ा सिंगल स्टैंडर्ड जैसा दिख रहा है हमें, राइट। यहाँ से तो ये पूरा डबल स्टैंडर्ड है, राइट, इससे नीचे ये डबल स्टैंडर्ड है, बट ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा एक्सेप्टर आर्म क्या होता है, जहाँ पे कि अमीनो एसिड हमारा अटैच होगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है CU लूप। CU लूप क्या है हमारा, सो नेम्ड बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन द अनयूजुअल बेस CU in the loop. The modified base as often found in the sequence is 5 prime TCU CG 3 प्राइम, ठीक है। तो हमारा CU लूप क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया था, डाई शूडो यूरेसिल लूप, ठीक है, ये हमारा है शूडो यूरेसिल लूप। ये जो साइन है ये शूडो का होता है, राइट। तो शूडो यूरेसिल लूप, यहाँ पे CU के बजाय क्या लिखा है, साई लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, शूडो यूरेसिल लूप है, ठीक है। और ये द मॉडिफाइड बेस इज फाउंड विद इन द सीक्वेंस ऑफ 5 प्राइम CUC, और ये जो सीक्वेंस है इसी में ये मॉडिफाइड बेस, यहाँ पे एक पर्टिकुलरली सीक्वेंस होता है, ठीक है, जिसमें कि ये शूडो यूरेसिल लूप प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर अभी डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहीं पे ये प्रेजेंट होता है, जिससे कि इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, the D loop takes its name from the characteristics present of dihydrouridines in the loop. So D loop कैसे नाम पड़ रहा है, डाईहाइड्रोयूरिडीन। ये यहाँ पे है, जहाँ पे कि मैंने बताया था डाई मतलब 2, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रो, और यूरिडीन मतलब यूरेसिल। तो यहाँ पे क्या है, डाईहाइड्रोयूरेसिल है, वो वाला स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है द एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप का है हमारा सबसे नीचे, ये एंटीकोडॉन लूप है, राइट। As its name implies, that contain anticodon, a 3 nucleotide long sequence that is responsible for recognize the codon by base pairing with the mRNA. अच्छा, mRNA के साथ कौन बेस पेयर करेगा, mRNA में कौन रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन सा बेस आना चाहिए, तो वो ये एंटीकोडॉन लूप है, ठीक है। इसमें कुछ पर्टिकुलर बेसेस प्रेजेंट होंगे, जैसे CCU है ना, कोई भी बेस प्रेजेंट हो सकता है इस एंटीकोडॉन लूप में। तो ये एंटी का मतलब उल्टा कोडॉन, ठीक है। तो जब इसमें CCU प्रेजेंट होगा तो mRNA में हमारा कौन सा प्रेजेंट होना चाहिए, अगर इसे प्रॉपर्ली अटैच करना है mRNA से, तो ये G और U से A, ठीक है। तो ये GGA का
उल्टा है, ठीक है। ये मान लो ये mRNA में हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कोडोन का कौन सा एंटी कोडोन का हमारा tRNA आना चाहिए, तो CCU आना चाहिए। तो ऐसे करके रिकॉग्नाइजेशन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेम रिकॉग्नाइज होता है, ऐसे एंटी कोडोन लूप करके tRNA आता है और mRNA की जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है थ्रू एंटी कोडोन के थ्रू, ठीक है। और फिर अगर वो कोडोन उससे फिट आ जाते हैं, जैसे G C के साथ पेयर करता है, फिर G C के साथ पेयर करेगा और A U के साथ पेयर करता है, ठीक है। तो जो आपस में जैसे इनके पास में पेयरिंग होगी, तो यहाँ से जो अमीनो एसिड इसके पास प्रेजेंट होगा इसी कोडोन का, तो वो आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा ऐसे। फिर ऐसे ही दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, और ऐसे ऐसे हमारी अमीनो एसिड्स की चेन बनने लग जाएगी, राइट। द एंटीकोडोन इज ऑलवेज बैक्ड in the 3' end by a purine and on its 5' end by uracil। So जो एंटीकोडोन में जो हमारे अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं ना, और जैसे हम 3' से काउंट करेंगे, तो 3' में हमारा क्या होना चाहिए, एंड में हमारा एक प्यूरिन बेस होना चाहिए। प्यूरिन यानी एडेनिन या ग्वानिन होना चाहिए, राइट, एडेनिन या ग्वानिन होना चाहिए। और जो 5' एंड है, जो इसके बाद जो 5' एंड आएगा, उसमें क्या होना चाहिए, हमारा यूरासिल होना चाहिए, यानी ये एंड जो है यूरासिल से होना चाहिए। तो ये इस टाइप से होना चाहिए हमारा एंटीकोडोन लूप, ठीक है। ये एंटीकोडोन लूप की प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट है द वेरिएबल लूप। वेरिएबल लूप का है हमारा, ये छोटा सा दिख रहा है ना वेरिएबल लूप, ये इसी से मैंने आपको जब बताया था कि हमारा tRNA की लेंथ कितनी होती है, 75 to 95 न्यूक्लियोटाइड। मैंने क्या बोला था, बिटवीन 75 से 95, यानी कि एक प्रॉपर लेंथ नहीं है, ठीक है। 75 भी हो सकती है, 95 भी हो सकती है, और उसके बीच में भी हो सकती है। तो वो चेंज किसकी वजह से आ रहा है, वो चेंज आ रहा है हमारा वेरिएबल लूप्स की वजह से। यहाँ पे वेरिएबल लूप्स होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं, ठीक है। The sites between the anticodon loop and the pseudouracil loop, its name implies varies in the size from 3 to 21 bases। So ये 3 से 21 bases तक ही वैरी कर सकता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम पढ़ेंगे tRNA का L shaped 3-dimensional स्ट्रक्चर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। सो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी हमने करी थी, तो उससे रिवील हुआ कि एल शेप्ड टर्शरी स्ट्रक्चर in which the terminus of the acceptor stem at one end of the molecule and the anticodon is 70 angstrom, around 70 angstrom always at the other end, ठीक है। तो एल शेप स्ट्रक्चर देखा गया था हमारे tRNA का जो 3D स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। किससे देखा गया था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से, ठीक है। इसमें देखा गया था कि जो वन एंड है मॉलिक्यूल का, वो एक एंटीकोडोन लूप का है। ये दिख रहा है ना आपको स्ट्रक्चर, यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंटीकोडोन लूप है एक एंड में, ठीक है, जो कि 70 एंगस्ट्रॉम का था। अराउंड कितने का था, 70 एंगस्ट्रॉम का था। और अवे फ्रॉम द अदर कॉर्नर, और ये जो दूसरा कॉर्नर है ना, इससे हमेशा ये क्या रहता है, दूर रहता है, काफी जो है डिस्टेंस है इसके बीच में, एक कॉर्नर के बीच से दूसरे कॉर्नर के बीच में, राइट। 3 kind of interaction stabilize L-shaped structure, और 3 kind of structure जो है इंट्रैक्शन जो है स्टेबलाइज करते हैं एल शेप स्ट्रक्चर को। मैंने यहाँ पे आपको क्लोवर लीफ का स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है, आप इससे कंपेयर कर सकते हो। जैसे ये एंटीकोडोन लूप है, तो इसका एंटीकोडोन लूप यहाँ पर है, वेरिएबल लूप यहाँ पर है, ठीक है। डी लूप हमारा यहाँ पे हो गया, डी स्टेम हो गया, ठीक है, और स्यूडोयूरेसिल लूप हो गया, एक्सेप्टर आर्म हो गया। सो आप इसको कंपेयर करके देख सकते हो, ठीक है। सो इनमें क्या होता है, कुछ इंट्रैक्शंस होते हैं जो स्टेबलाइज करते हैं एल शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ tRNA को, ठीक है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ 2 एक्सटेंडेड रीजन ऑफ बेस पेयरिंग रिजल्ट इन बेस स्टैकिंग इंट्रैक्शन सिमिलर टू दोज सीन इन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। सो 2 एक्सटेंडेड रीजन होते हैं बेस पेयरिंग के, ठीक है, जिन्हें हम बेस स्टैकिंग इंट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे आप बेस स्टैकिंग इंट्रैक्शन आपने पढ़ा होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, जो कि डीएनए को स्टेबलाइज करके रखता है उसके स्ट्रक्चर को। तो वही जो है इंट्रैक्शन इसमें भी यूज होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ tRNA में, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे 2 बेसिस के बीच में बनते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वैसे यहाँ पे भी इन सब के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, जो कि इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहे हैं, राइट। और फाइनली हमारा है इंट्रैक्शन बिटवीन द बेसिस एंड द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। और फाइनल जो हमारा इंट्रैक्शन है बेसिस और शुगर फॉस्फेट बैकबोन। जो बैकबोन होती है
वो शुगर फॉस्फेट की बनी होती है, राइट। और जो बेस होता है, बेस और शुगर फॉस्फेट के बीच का जो इंट्रैक्शन होता है वो भी इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। तो हमने 3 टाइप के इंट्रैक्शंस पढ़े जो कि tRNA के 3D स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। सबसे पहला है बेस stacking interaction, second है हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड थर्ड है द इंट्रैक्शन बिटवीन द बेस एंड द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, हम और इसके आगे कंटिन्यू हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब देवराड़ी पाठशाला। थैंक यू सो मच गाइज।